नमस्कार, मैं राजेश कुमार और एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर के। और ये हमारे चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, एनर्जी और पावर। तो देर नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो हमारे पास है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो हम लोग रजिस्टर्स के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। रजिस्टर्स के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट को रजिस्ट करने वाला, करंट को रोकने वाला, उसके फ्लो को रोकने वाले जो डिवाइस है, जो कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। अब ये जो रजिस्टर होता है इसको हम लोग किस तरीके से कंबाइन करेंगे। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए कि इस रूम में जो है वो 5 बल्ब लगे हुए हैं। 5 बल्ब लगे हुए हैं और हमको चाहिए कि हम 5 बल्ब इस्तेमाल ना करके एक ही बल्ब इस्तेमाल करें जो उन सब के बराबर का लाइट दे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम किस तरीके से उस बल्ब के बारे में डिसाइड करेंगे, क्या एस्टिमेशन हो, किस तरह से ये करेंगे। वही चीज़ जब हम रजिस्टर्स के बारे में बात करें कि रजिस्टर्स मेरे पास, मान लीजिए रजिस्टर्स को हम लोग किस तरह के सिंबल से दिखाते हैं। तो इस तरह के मेरे पास 5 रजिस्टर्स है और हम नहीं चाहते कि 5 रजिस्टर से जो ये मतलब जो सर्किट है वो बहुत ही लेंदी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। तो हम चाहेंगे कि ये जो 5 रजिस्टर्स है मेरे पास, इनको जो है वो चेंज करके एक रजिस्टर इनके बीच में इनके लिए लगा लिया जाए। जो 4 रजिस्टर्स उनके बदले अगर हम एक रजिस्टर लगा दें तो वो जो है वो सर्किट को बहुत ही आसान और जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम कर देगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो रजिस्टर है उसको किस तरीके से कंबाइन किया जाता है। रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करें तो रजिस्टर जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एक से ज़्यादा रजिस्टर्स के यूज़ होते हैं और इसको हम 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक जो है कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स को हम लोग 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में अगर बात करें तो अगर रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाए, मतलब पहले के एंड को दूसरे के स्टार्ट के साथ कनेक्ट किया जाए। मतलब जैसे मेरे पास एक रजिस्टर है और ये इसका एंड है, यहाँ पे एंड पॉइंट है इसका, यहाँ स्टार्टिंग है ए, लेट इट बी ए पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट और बी बी एंड पॉइंट। तो दूसरा जो रजिस्टर है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और उसको लगाएंगे। अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, तीसरा रजिस्टर जो है वो स्टार्ट होगा दूसरे के एंड से। तो इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो रजिस्टर्स है उसको एंड टू एंड एक सिंगल पाथ में, देखिएगा आप एक सीधा पाथ चल रहा है, सिंगल पाथ में अगर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में बात करेंगे जो करंट है, वो करंट हर जो रजिस्टर है उससे सबसे बराबर फ्लो करेगा। सबसे जो है वो करंट एक अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर्स का जो अमाउंट होगा, लेट इट बी R1, R2 एंड R3, और हम चाहते हैं कि इन तीनों रजिस्टर्स के बदले एक रजिस्टर का यूज़ करना। तो ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा RS वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सीधी इसका जो हम कॉम्बिनेशन जो तैयार करेंगे वो जो है वो होगा उनके अलजेब्रिक सम के बराबर। सो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। आगे हम देखेंगे कि वो किस तरीके से आता है, लेकिन अभी ये समझते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है। वहीं दूसरा जो पैटर्न है, दूसरा जो तरीका है रजिस्टर्स को कनेक्ट करने का, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो हम लोग पैरेलल लाइन जानते हैं। पैरेलल लाइन कैसे होते हैं, एक लाइन के ठीक नीचे बराबर डिस्टेंस पे अगर दूसरे लाइन बने तो उसको बोलते हैं पैरेलल। सो यहाँ पे उस तरीके से ही यहाँ पे जो है वो हम लोग देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास है, एक रजिस्टर यहाँ है, दूसरा रजिस्टर यहाँ है, तो इसका जो पहला एंड जो है, या फिर बोले कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इनका जो स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट के साथ और एंड पॉइंट को एंड का पॉइंट के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो ये देखिए एक पैरेलल लाइन के जैसा दिख रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये होगा। और हम चाहें कि इन दोनों के बदले एक रजिस्टर यूज़ करें, अगर हम उसको पैरेलल को RP से डिनोट करें, इसका जो इक्विवेलेंट है, तो ये होगा इनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर।
रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे दो तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक सीरीज जो एंड टू एंड कनेक्शन होता है जो एक लाइन में दिखाई पड़ते हैं, वहीं पे दूसरा जो कनेक्शन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम पैरेलल लाइन के जैसा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सीरीज कनेक्शन को थोड़ा सा और बढ़िया समझे तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है, सर्किट डायग्राम है, जिसमें एक रजिस्टर, दूसरा, तीसरा रजिस्टर, 3 रजिस्टर्स है। अब यहाँ पे रजिस्टर से जो करंट का फ्लो होगा, ये जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये करंट आप देख रहे हैं यहाँ से जो जा रहा है, वो करंट सभी से, जितने भी रजिस्टर्स है सबसे बराबर जाएगा। ठीक है, ये समझिए इस तरीके से, एक पहला पाइप है, दूसरा पाइप है, तीसरा पाइप है, 3 पाइप है और तीनों के अलग अलग विड्थ है, उनकी जो मोटाई है, क्रॉस सेक्शन वो डिफरेंट है। तो आप देखिए पहले से जो करंट जितना पानी जाएगा, अगर वो दूसरा उसी के साथ कनेक्टेड है तो दूसरे से भी उतना ही पानी जाएगा, तीसरे से भी उतना ही पानी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भले उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में जो उसमें ऑब्स्टेकल्स जो होंगे वो जो होगा वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे ये जो ऑब्स्टेकल्स के तौर पे यहाँ पे है रेजिस्टेंस, तो यहाँ रेजिस्टेंस, तो इनमें जो करंट होगा वो फिक्स होगा, लेकिन जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ये जो पहला, अगर ये ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, करंट को ज़्यादा रोकेगा, और जिसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा यहाँ पे लो हो, ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। सो यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ दिखाया गया कि जो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टर्स है वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, दैट मीन्स सीरीज में कनेक्टेड है, और इनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। तो और इनके बीच का पोटेंशियल, इनका जो R1 के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल है, उनके दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल R2 का V2 है और R3 का V3 है। ये वोल्टेज ड्रॉप है किस में, R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के और R3 के ये में। तो ये जो होगा, ये जब सीरीज कनेक्शन में होंगे तो इस तरीके से चीज़ होगा, और ये जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो यहाँ पे जो हम EMF दे रहे हैं, जो बैटरी का वोल्टेज है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ देख रहे हैं कि जो V है यहाँ पे, ये जो V है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो टोटल जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो वहाँ पे लगे सोर्स, एनर्जी सोर्स के बराबर होगा। सो यहाँ पे एक चीज़ ये मिला कि करंट जो है वो सभी रजिस्टर्स में बराबर जाएंगे, और अगर वो R1, R2, R3 3 डिफरेंट अगर रजिस्टर्स हैं तो उनमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनके टर्मिनल्स के बीच में वो डिफरेंट होगा। सो यहाँ पे वही चीज़ को दिखाया है, और इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का जो ड्रॉप का जो सम होगा वो यहाँ पे जो लगे सोर्स है, सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो V के बराबर होगा। अगर अब यहाँ पे हम जो है वो चाहते हैं कि एक जो है एक अलग, इन तीनों के बदले एक रजिस्टर इस्तेमाल करना, तो तीनों के बदले जो हम रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर। इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा, तो एक रजिस्टर जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे R को रिप्लेस किए इस तरीके से कि R1, R2, R3 का जो वैल्यू है, जो इफ़ेक्ट है उसके बराबर उसमें होगा, तो हम उस तरीके के रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो वो रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे इन तीनों के बदले हम यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ दिए हैं, इसको हम RS से दिखा देते हैं, R सीरीज़। तो वो जो वोल्टेज था वो वही है, करंट जो था वो वही है, केवल यहाँ पे 3 रजिस्टर्स के बदले हम एक रजिस्टर लगाए जो उन तीनों के इफेक्ट के बराबर काम करेगा। तो यहाँ पे जो है वो देखिए कि ये जो है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम निकाले, यहाँ पे अगर देखें तो ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR होगा। वहाँ पे जो हम पढ़े थे जो 3 रजिस्टर्स है उनके हिसाब से अगर हम बात करें पिछला ये में, तो यहाँ पे जो होगा अगर V के बारे में बात करें, R1 का ये जो V1 जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप है किसके, ये है R1 के, ये R1 के टर्मिनल के बीच के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 से दिखाई दे रहा है, तो ये होगा IR1। हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े थे V = IR, तो V1 = IR1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, V2 = IR2, और V3 के बारे में बात करें तो IR3 होगा। अब ये तीनों जोड़ करके जो आएगा वो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल
का ड्रॉप होगा, मतलब वो सोर्स के बराबर होगा इन तीनों को। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वही चीज़ को कि ये जो है वोल्टेज का ड्रॉप जो है तीनों के बीच में क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम अभी पीछे देखें कि ये जो V1 R1 टर्मिनल के बीच का पिछला जो ये में था, पिछला जो सर्किट में हम लोग देखे थे, R1 के टर्मिनल के बीच का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V1, दैट इज IR1। V2 के बारे में IR2, V3 क्या है, IR3 है। सो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, इन तीनों का सम जो होगा वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज बैटरी का ड्रॉप या फिर सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे V इक्वल्स टू ये जो इन तीनों को ले लिया IR1 IR2 IR3, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ तीनों में अब देख सकते हैं कि I जो है वो कॉमन है। सो V इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। और हम इस भी I को हम नीचे लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस निकाले हैं V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है हमारे तीन जो रेजिस्टर्स है उसमें जो ये आएगा V बाई आई का रेशियो, दैट इज़ R का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे है ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले वहाँ पे भी क्या होगा, V इक्वल्स टू IR V इक्वल्स टू IR यहाँ पे हम सीरीज़ ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में कनेक्टेड इसलिए उसको RS से दिखा देते हैं यहाँ पे। तो V इक्वल्स टू IRS और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V बाई आई यहाँ से निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, RS के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है V बाई आई एक नंबर ये और V बाई आई ये दूसरा, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए कि इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो इसका राइट साइड भी बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देख रहे हैं कि V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और V आई जो दूसरा इक्वेशन से मिला उसमें क्या RS। सो क्या हो गया ये RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर 3 या 3 से ज़्यादा रजिस्टर्स अगर सीरीज़ में लगाया जाए तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो उनके एल्जेब्रिक सम, उनका जो वैल्यू होगा जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। सो RS इक्वल्स टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, वो सम होता है ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन अ सर्किट। सो ये है हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वहाँ पे जो करंट होता है वो हर रेजिस्टेंस से बराबर जाता है, तो द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी रजिस्टर। इसका मतलब कि वहाँ से देखिए कि I1 R1 रजिस्टर से अगर I1 जाता है, I2 दूसरे से अगर I2 और तीसरे से I3 जाता है तो ये तीनों जो है बराबर होगा, जो ओरिजिनल I है I के बराबर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर चुकी, रजिस्टर्स अगर डिफरेंट है तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, वहाँ इसलिए हम वहाँ पे जो V1 अगर रेजिस्टेंस डिफरेंस है तो V1 जो है वो V2 के बराबर नहीं होगा और ना ही V3 के बराबर होगा, तो अगर तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप है इच रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यहाँ पे हम देखें कि वोल्टेज तीनों का जो सम होगा क्या होगा, वहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहली बात फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, क्या करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज जो है वो बट जाएगा। देखिएगा वोल्टेज जो भी था वो 3 हिस्से में बट गया था, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर 3 है तो 3 में, 3 रजिस्टर है तो 3 में, अगर 10 रजिस्टर है तो 10 में बट जाएगा, 2 है तो 2 में बटेगा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो होता है वो इंडिविजुअल, मतलब R जितना है R1 से ज़्यादा होगा हमेशा RS, मतलब हर इंडिविजुअल से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सम है वो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगा। आप समझ सकते हैं क्योंकि वो एडिशन है, ऐड है, इसलिए वो ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन समझे तो पैरेलल के बारे में हम पहले थोड़ा सा बात किए हैं कि पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल लाइन के जैसे लगेंगे, मतलब सारे का स्टार्टिंग पॉइंट एक और सारे का एंड पॉइंट एक होगा। मतलब सारे के स्टार्टिंग पॉइंट को हम एक जगह पे कनेक्ट कर दिए और सारे के एंड पॉइंट को हम एक जगह पे कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे करंट को देखिए तो ये समझिए तो एक मोटा पाइप है और इस मोटे पाइप से टैप हो रहे हैं, 3 पाइप निकल रहा है, ये करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है चार्जेस का, तो इसमें ये तीन रास्ते से बहेगा। तो समझिए कि यहाँ पे 3 पाइप है, 3 पाइप है तो तीनों में क्या होगा, बराबर, मतलब डिफरेंट वाटर का फ्लो होगा। अगर हम पाइप लगाए तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग करंट फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे अलग करंट, यहाँ का अलग करंट, यहाँ करंट। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो अलग अलग करंट फ्लो करेंगे। सो यहाँ पे करंट जो होता है वो बट जाता है। वहाँ पे हम लोग देखें वोल्टेज ड्रॉप जो बटा था, यहाँ पे करंट का ये बढ़ जाता है। जबकि आप देखिएगा इसको अगर हम सर्किट से कनेक्ट करें तो यहाँ पे अगर बैटरी लगा हुआ है तो तीनों के ये जो तीनों हैं इसके बीच का पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले के केस में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज एकदम सेम रहता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, सीरीज में करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे वही चीज़ है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, ये तीसरा R3 है। तो R1 R2 R3 रेजिस्टर्स है जो पैरेलल में कनेक्टेड है और इनसे तीनों से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो I है, टोटल करंट I है। और ये करंट 3 हिस्से में बट गया, I1 I2 I3। ये जो R1 R2 R3 से वो फ्लो कर रहा है। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि इन तीनों के बदले जो एक रेजिस्टर यूज़ करेंगे उसको हम RP से दिखाते हैं। RP जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन तीनों का। सो पैरेलल में देखिएगा तो क्या हुआ कि पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो सेम है। इसके इनके दोनों पॉइंट के बीच में, इनके दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है। और करंट के बारे में बात करेंगे तो ये तीनों करंट मिलकर के एक जो है वो ये बनाएंगे, टोटल करंट बनाएंगे। मतलब I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा करंट का, वोल्टेज फिक्स रहेगा। डेरिवेशन देखें यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों के बीच में, तीनों के टर्मिनल के बीच में क्या है, V है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, I1 इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो अगर I1 हम निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा, V बाई R1। वैसे I2 क्या हो जाएगा, V बाई R2। I3 क्या होगा, V बाई R3। सो टोटल करंट क्या है मेरे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे टोटल करंट है। अब इनको क्या लिख सकते हैं, I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई R1, I2 को V बाई R2, I3 को V बाई R3। और अब इन तीनों में देखिए तो क्या V कॉमन है, तो V मैंने बाहर कर दिया, तो क्या बना 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरीके से हमको यहाँ से क्या मिल गया, I का वैल्यू। I का वैल्यू क्या मिला, V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मेरे पास, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये जो है ऐसा, ये RP है और यहाँ पे वोल्टेज का सेम वोल्टेज यहाँ पे है, दैट इज़ V। करंट जो है वो क्या है, करंट यहाँ से जो जाएगा वो करंट क्या जा रहा है, वो है I करंट जा रहा है, इधर से वापस आ रहा है। तो ये तीनों के बदले हम एक रजिस्टर लगा दिए हैं, तीनों के बदले एक है जिसका नाम है RP। तो अब ये RP के लिए फिर से बात करेंगे, यहाँ करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई RP अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे I का वैल्यू निकाले, एक बार I का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए हैं इस इक्वेशन से, लेट इट बी 1, और यहाँ से दूसरा जो वैल्यू निकाले हैं वो है 2। तो ये देखिए कि हम दोनों से निकाल लिए। अब क्या होगा कि V बाई RP इन दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2, अब क्या देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देखते हैं, V बाई RP इक्वल्स टू V इंटू R1 प्लस V बाई RP इक्वल्स टू V इंटू R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो V दोनों से हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो इससे क्या मिलेगा, 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस
1/R3। और इस तरीके से हम रेजिस्टेंस के बारे में जो पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे क्या होगा 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरीके से डॉट 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 चलता रहेगा जितना भी रेजिस्टेंस लगाएंगे उसमें। तो यहाँ पे सीरीज़ में क्या था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के एल्जेब्रिक सम के बराबर था। यहाँ पे क्या है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि ये पार्ट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप ये जो पार्ट है इसको एक बार फिर से दोबारा देखिएगा, बहुत ही आसान है और आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से इनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जैसे हम लोग सीरीज में पढ़े थे वैसे पैरेलल में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। ये बताया वोल्टेज जो है फिक्स रहता है, क्या चीज़ बदलता है, बढ़ता है, तो करंट बढ़ता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हमेशा जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। वहीं पैरेलल में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टर का वैल्यू होता है वो छोटा होता है। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए सीरीज़ के साथ, अभी एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, वो हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन है, हमारे घरों में जो जितने भी अप्लाइंसेस लगते हैं वो सब पैरेलल में लगते हैं। फ़ायदा क्या है पैरेलल में, फ़ायदा क्या है कि अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट आपका ख़राब हो जाए तो सर्किट ब्रेक नहीं होता है, वही केवल बंद होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक, आप अपने घर में देखें तो एक बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो उससे पूरे घर के दूसरे अप्लाइंसेस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये, जबकि अगर सीरीज़ में ऐसा सीरीज़ में अगर होता तो यहाँ पे अगर ये सर्किट ब्रेक हो गया, कुछ ये ख़राब हो गया, तो ये पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। सो ये चीज़ है। तो इसीलिए हमारे घरों में जो जितने भी अप्लाइंसेस लगाए जाते हैं वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। तो और एक चीज़, ये दूसरा बात क्या है कि हम मन मर्जी किसी एक को स्विच कर सकते हैं, दूसरे को स्विच ऑफ रख सकते हैं। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, आपको जब एक ऑन कीजिएगा तो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा क्या, तो वोल्टेज के ड्रॉप के बारे में बात करें कि करंट जो यहाँ पे बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सबके जितना वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पे बोले कि वोल्टेज क्या होता है, फिक्स होता है मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट जो है 220 वोल्ट पे काम करता है तो हमको हर किसी का वोल्टेज जो है क्या होगा, बराबर 220 वोल्ट मिलेगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वहाँ वोल्टेज बढ़ जाएगा। मतलब आप अगर सीरीज में बल्ब को लगा दीजिएगा तो पहले का ग्लो ठीक होगा, दूसरा कम 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 कम, और इस तरह से उसके वोल्टेज, उसके जो ग्लो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन सीरीज के केस में, पैरेलल के केस में ऐसा नहीं होगा, जितना पहला बल्ब ग्लो कर रहा है उतना ही दूसरा बल्ब ग्लो करेगा। तो इस तरीके से तो हम लोग जो देखते हैं कम से कम हाउस होल्ड पर्पसेस पे, डोमेस्टिक पर्पस पे जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है, हम लोग उसी को अपनाते हैं। अब है सीरीज और पैरेलल के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन। देखिए क्या है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट जो है वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो होता है या इक्वल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से चलते रहता है। मतलब रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है इंडिविजुअल से। वहीं पे ये जो है वो क्या, रेसिप्रोकल का सम के बराबर होता है। इसके कारण क्या है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा छोटा होता है इंडिविजुअल से। तो रेजिस्टेंस जो होता है, अगर हम ढेर सारे रेजिस्टर को लगाए और उसको सीरीज़ में जोड़ दे तो वो क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो जो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, मतलब वो पावर कम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे जो है वो एक ही पाथ होता है फ्लो का। सीरीज़ में हम देखे थे, सीरीज़ का जो है वो कम इस तरीके से चलता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से सारे के सारे अप्लाइंसेस जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक से ज़्यादा पाथ है।
ठीक है, एक से ज़्यादा पाथ है, मतलब आप किसी को स्विच कीजिएगा, स्विच ऑन कीजिएगा तो वही ऑन होगा, स्विच ऑफ कीजिएगा तो वही ऑफ होगा। यहाँ क्या है, एक को ऑफ कीजिएगा तो सारे ऑफ, एक को ऑन कीजिएगा तो सारे ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन दिया गया है। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, जो पार्ट था हमारे पास वो कि कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात की। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सो ये दूसरा हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अगर बल्ब भी इस्तेमाल करें, फ़ैन इस्तेमाल करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वो हीट होने लगा है, गर्म होने लगा है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट तो हम हीट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट। कुछ इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ऐसे ही होते हैं जिनको हम क्या है, स्विच ऑन किया और उसको हीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम मेरे पास आयरन है, आयरन को हम स्विच ऑन किए, स्विच ऑन करेंगे थोड़ी देर के बाद वो गर्म होने लगेगा। हम क्या किए, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको कर दिया हीट एनर्जी में। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इवन दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी जो स्पेशली हीटिंग पर्पज से नहीं इस्तेमाल होते, उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में। जो ज़्यादा हीट होते हैं उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का यूज़ होता है, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है। जबकि जो हमारे घर में जो छोटा जो चीज़ है, जो स्पेशली हीटिंग पर्पज से नहीं यूज़ होता है, वो भी गर्म होते हैं क्योंकि उसमें भी छोटा अमाउंट में रेजिस्टर होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस के कारण जो हीट हो रहा है, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको लेकर के हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, जूल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो थ्योरीज थी उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम किया। इसीलिए उनके नाम पे ही वहाँ पे एक उन्होंने जो थ्योरी दी उसको उनके नाम पे ही रखा गया, जिसको बोला गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। जूल्स जो है, जूल जो है हम लोग का जो वर्क है, एनर्जी है, उसका SI यूनिट है, और ये भी उनके रिस्पेक्ट में इस पर नाम दिया गया था। तो जूल ने क्या कहा, जूल के बारे में अगर बात करें तो जूल ने क्या कहा कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसमें उन्होंने क्या कहा कि हीट जो प्रोड्यूस होगा जब एक रेजिस्टर से में जब हम इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसके बराबर हो, कितना होगा। तो बताया कि ये जो हीट होगा वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। जो हीट होगा वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हीट जो होगा वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हीट कितना प्रोड्यूस करेगा, तो जितना ज़्यादा आप करंट दीजिएगा उसी के स्क्वायर में वो प्रोड्यूस होगा। दूसरा बात क्या कहा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा जो बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब उसको कितना टाइम जो है वो I स्क्वायर, मतलब एक किसी कंडक्टर से जो है वो कितना उससे करंट फ्लो कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस कितना है और टाइम कितना देर तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इसके बेस पर जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों पे जो है वो क्या हीट जो है वो डिपेंड करता है। एक है करंट का स्क्वायर के बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और तीसरा टाइम के। तो इन तीनों को जब हम ये करते हैं, इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT बनता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद हमको मिलता है H इक्वल्स टू K इंटू I स्क्वायर बाई I स्क्वायर RT। और इस K को जब हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो K का वैल्यू मिलता है हमको 1। तो ये जो फाइनल इक्वेशन बनता है वो होता है H स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर
आर टी, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यही जूल ने हमको दिखाया। तो उन्होंने जो फार्मूला बताया हीट के लिए वो क्या है, आई स्क्वायर आर टी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है उसमें करेंट, रेजिस्टेंस और टाइम तीनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और इन तीनों के बेस पे ही हम कितना एनर्जी जो है कंज्यूम होगा इसके बारे में बात कर पाते हैं। तो उन्होंने ये फार्मूला दिया। यहाँ पे एच क्या है, एच है क्या, हीट एनर्जी इन जूल्स, आई है करेंट इन एम्पियर, आर है रेजिस्टेंस इन ओम, और टी है टाइम इन सेकेंड। तो हमारे पास जो हीट है, हीट को लेकर के जो बात आई वो था हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब इनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये आई स्क्वायर आर टी, या फिर जूल्स लॉ, या फिर हीट का कन्वर्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हीट में कन्वर्सन, वो कहाँ पे होता है? तो हम लोग के घर में होता है इलेक्ट्रिक हीटर में। हम स्विच ऑन करते हैं और हीटर जो है वो गर्म होने लगता है। गीज़र में, ठीक है, यहाँ पे वो जूल्स लॉ का ही यूज़ करते हुए क्या हीट, वो उसके जूल्स लॉ के जूल्स का ही हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्यूज़ वायर पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, अब रिलेटिवली वो घट गया। फ्यूज़ वायर पहले हर इंस्ट्रूमेंट में जो फ्यूज़ लगा होता था, अगर किसी कारण से ओवरलोडिंग हो जाए या फिर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो सबसे पहले जो फ्यूज़ मेल्ट करता था, और फ्यूज़ होता था बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वाला, जिसके कारण क्या है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो गल जाएगा, इसीलिए उसको फ्यूज़ कहा जाता था। एक्सेस करंट को क्या करता था, वो रोक देता था, इंस्ट्रूमेंट को बचाता था। बल्ब में जो है वो हीट देखने को मिलता है, वो भी किसके कारण है, यही है, एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि किसी इंस्ट्रूमेंट से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और टाइम है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक 2 एम्पियर करंट 5 ओम रेजिस्टर से अगर पास होता है तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू टी, दैट इज़ 200 जूल। तो 2 एम्पियर करंट अगर किसी 5 ओम के रजिस्टर से पास हो 10 सेकेंड तक, तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो होगा 200 जूल के बराबर। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों पे जो है वो हमारा ये हीट कब प्रोड्यूस होता है, हीट क्यों प्रोड्यूस होता है। तो हम बताएं अभी क्या, जब करंट फ्लो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से, तो उसमें क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का मारेंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा यहाँ पे, और ये जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में, ठीक है। और जो हर कंडक्टर जो है कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है। बात है कि किन चीज़ों पे हमारा हीट का जो इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो पहले हम बताएं क्या, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे किन चीज़ों पे, तो पहला है उसका करंट पे, दूसरा क्या है रेजिस्टेंस पे, तीसरा है टाइम पे। ये हम लोगों ने जूल्स लॉ में देखा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हीटिंग इफेक्ट का यूज़, तो अभी थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, हीटर आयरन में, गीज़र में, बल्ब में। तो यहाँ पे क्या है, जो हीटर होता है उसमें होता है एक वायर जिसका नाम है नाइक्रोम। आप देखे होंगे उसमें कॉइल लगे होते हैं, वो जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का तार बना होता है। ये इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या है, जब करंट फ्लो करता है तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसमें, और ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, हीटर में, गीज़र में और इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। पहले के टाइम में इनकैंडेसेंट बल्ब जो होते थे उसमें फिलामेंट लगा होता है, येलो वाला बल्ब जो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता था, ठीक है। तो ये टंगस्टन उसमें फिलामेंट जो होता था वो टंगस्टन का फिलामेंट होता था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता था, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो भरा होता था एक गैस जिसका नाम था आर्गन या फिर नाइट्रोजन, जो क्या करता था कि अगर हीट हो तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के उसको ऑक्सीडाइज ना करे, तो ये उसमें भरा होता था। तो वो जो बल्ब है उसके ख़राब होने के 2 ही रीज़न होते थे, चाहे उसके गैस का लीक हो जाना या फिर टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसका ख़राब हो जाना, या जल जाना, फ्यूज़ हो जाना, यही होता था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो जो बल्ब है बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था।
इसके बाद इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में। अभी बात कर रहे थे कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में जो है वो एक फ्यूज़ लगा होता था। सबसे पहले अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब होता है तो सबसे पहले हम फ्यूज़ चेक करते हैं कि उसका फ्यूज़ का क्या स्थिति है। तो फ्यूज़ जो होता था वो क्या होता है? टीन और लेड का एक अलॉय होता है, उससे बना होता था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। जब कभी भी हाई करंट फ्लो किया, वो चूँकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हाई करंट जैसे फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हीट प्रोड्यूस होगा, और अगर हीट ज़्यादा हो गया तो वो फट से क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होगा तो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट को ख़राब होने से रोक देगा, खुद को तबाह करके दूसरे को, अपने जो बड़े इंस्ट्रूमेंट है, जो मालिक है, उसको वो बचा लेगा। तो इस तरीके से फ्यूज़ होता है। इसके अलावा क्या चीज़ में इस्तेमाल होता है इसका जो हीटिंग इफेक्ट है? वो इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटली, हेयर ड्रायर, सोल्डरिंग आयरन, इन सब में भी यही इफेक्ट का यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट का। और ये सब जो है वो क्या है? जूल्स लॉ को ही फॉलो करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो फार्मूला यूज़ करते हैं I²RT, हीट इक्वल्स टू I²RT। तो एक बार थोड़ा सा फिर से, चूँकि ये पुराना है फिर भी हम लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है क्या। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में, हर एक जो अप्लाइंसेस हमारे घर में होते हैं उनमें ये लगा होता था। ये लगा होता था किसमें? सीरीज़ में वो कनेक्टेड होता था। और ये थिन वायर का बना होता था, किसका? तो अभी बात की कि टीन और लेड के अलॉय का। जब एक्सेस करंट फ्लो होने लगता था तो ऐसे केस में क्या होता था? वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था उसमें, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या? वो मेल्ट कर जाता था, और इस तरीके से वो अपने जिस अप्लायंस में वो लगा, उस अप्लायंस को ख़राब होने से बचाता था। तो यहाँ पे फ्यूज़ रेटिंग भी एक टर्म होते थे। इसमें क्या होता है कि वो कितना मैक्सिमम करंट को झेल सकता है। तो अलग अलग तरीके के फ्यूज़ेस आते थे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग तरह के फ्यूज़ आते थे। कुछ फ्यूज़ आता था जिसका 1 एम्पियर उसका करंट का ये रेटिंग होता था, मतलब 1 एम्पियर करंट अगर उसमें फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो मेल्ट कर जाएगा, उससे नीचे वो चलेगा। वैसे 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, इस तरह के जो है वो फ्यूज़ेस आते थे। और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे? वहाँ पे हम जो है वो फ्यूज़ चूज़ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फ्यूज़ेस का इस्तेमाल होता था, आज भी होता है, पहले इसका ज़्यादा इस्तेमाल था। अभी जो है इस्तेमाल होता है उनमें से वो एक दूसरा चीज़ है जिसका नाम है, हम लोग देख लेते हैं पहले, उसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दैट इज़ MCB। और आज अब हम लगभग सभी के घर में ये MCB देखने को मिलता है। इस MCB के क्या फ़ायदे हैं उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि वो फ्यूज़ आखिर मेल्ट क्यों कर जाता है, मेल्ट करने के रीज़न क्या है। तो उसका जो रीज़न है वो है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? मान लीजिए कि एक बोर्ड है मेरे घर में, एक सर्किट बोर्ड है, और उसमें 5-6 सॉकेट लगे हुए हैं, और सॉकेट लगा हुआ हम क्या किए कि उसमें बहुत सारे अप्लायंसेस को एक साथ कनेक्ट कर दिए एक ही सर्किट से। क्या होगा? जब एक साथ कनेक्ट करेंगे उसके साथ तो उसका जो लोड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को ओवरलोड कहेंगे। साधारण सा भाषा में ओवरलोड का मतलब ज़्यादा लोड, जो उसका लिमिट है उससे ज़्यादा अगर लोड कर दिए तो वो ओवरलोड कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे आयरन है जो हाई लोड, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा लोड वाला इंस्ट्रूमेंट है। वैसे हीटर है, माइक्रोवेव है, एयर कंडीशनर है, ये सब जो है वो भारी ज़्यादा जो है वो पावर कंज्यूम करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। अगर इन सब को हम एक साथ कनेक्ट कर दें एक ही सर्किट में, एक ही सॉकेट में, तो ऐसे केस में क्या होगा? उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब ये सब तो अपना करंट लेंगे, उनको जो ज़रूरत है वो लेंगे, तो करंट क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और करंट जब बहुत ज़्यादा होगा तो वो हीट भी बहुत ज़्यादा करेगा, और हीट जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो जो वायर है वो मेल्ट करने लगेगा, और इस तरीके से वो जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, मतलब सिंपल सी भाषा में ये है कि एक जो बोर्ड है, या फिर एक जो नॉर्मली बोर्ड समझे, एक बोर्ड है जिसकी कैपेबिलिटी 5 एम्पियर की है, और हम उसमें 10 एम्पियर या 15 एम्पियर का जो है वो अप्लाइंसेस लगा दिए, तो ऐसे केस में क्या है? वो ओवरलोड कहलाएगा। ठीक है, और इस ओवरलोड के कारण क्या है? वहाँ हाई करंट फ्लो करेगा, और वो जो है वो हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, और वहाँ पे वो वायर मेल्ट भी कर जाएगा।
तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये है ओवरलोडिंग। दूसरा है हम लोग बहुत सुनते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग जब कभी आग लगती है तो नॉर्मल जो एक सबसे कॉमन जो रीज़न हमको पता चलता है वो है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे घर में जो ये कनेक्शन होता है इसमें दो तरीके के वायर्स होते हैं, एक होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। अब देखिए सॉकेट में दो पिन होते हैं, एक को अगर हम टेस्टर से लगाएं तो देखते हैं उसमें बल्ब जलता है, टेस्टर जलता है, दूसरा से नहीं जलता है। तो जो जलता है वो है हमारा लाइव वायर और दूसरा जो है वो न्यूट्रल है। अब लाइव वायर जो है वो किसी कारण से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया न्यूट्रल के, ये तो हम इन दोनों के बीच में क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट ना हो और ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट हो जाए, ऐसे केस में क्या होगा, सर्किट जो बड़ा था, ऐसा मान लीजिए ये चल रहा था, ऐसा कोई सर्किट था और इससे वो पास होकर के जा रहा था और वो ऐसा पास हो रहा था तो नॉर्मल बात है, तो ये काम करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए, आपस में ही कनेक्ट हो गए किसी भी कारण से, तो ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग। सर्किट का छोटा हो जाना, इतना छोटा कि उससे अब जो है मतलब रेजिस्टेंस कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो जो है वो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस अगर बहुत कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो क्या होगा, करंट इससे बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा इससे करंट जाएगा। और ये जब ज़्यादा करंट जाएगा तो क्या होगा, एक्सेसिव हीट देखने को मिलेगा। और यही एक्सेसिव हीट क्या है, स्पार्क और आग लगने का कारण बनेगा। एक्सेसिव हीट जब होगा तो क्या होगा, वो स्पार्क करेगा और स्पार्क जो है वो आग लगा देगा। इसीलिए हम लोग जो सुनते हैं कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग के कारण आग लग गया, तो उसमें यही होता है कि जो वायर्स हैं, जो लाइव वायर है न्यूट्रल वायर के साथ बीच में इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पास होते हुए पहुंच रहा है, मिल रहा है, ये उससे ना मिल करके डायरेक्ट जो है उसके साथ मिल गया, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा अमाउंट में करंट जाएगा और ये बहुत बड़ा अमाउंट का करंट जो है क्या, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और स्पार्क होगा और फिर आग लग जाएगी। सो यही चीज़ हम लोग देखते हैं, बहुत बार न्यूज़ में हमको देखने को मिलता है कि ये हुआ ऐसा। तो फ्यूज़ जो है पहले इस्तेमाल होता था, अब उनके बदले जो है आज मॉडर्न दुनिया में जो घरों में क्या है, MCBs का इस्तेमाल होने लगा इंस्टेड ऑफ फ्यूज़ वायर। क्या है MCB, तो आप लोगों ने देखा होगा MCB गिर गया, उसको उठा दिए और वो घर में काम कर रहा है, MCB जो नॉर्मल इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है, इसका कुछ एडवांटेज है, कुछ फ़ायदे हैं। क्या है कि जैसे कोई ओवरलोडिंग और या फिर अभी जो बात की ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किटिंग की मसला ये आने को दिखता है, वो जो सर्किट बोर्ड है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, छोटा सा है सर्किट ब्रेकर, जो क्या करेगा, वो सर्किट को ब्रेक करेगा। किस केस में ब्रेक करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। कब, जब ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। जैसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होगा, वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद पूरे अप्लाइंसेस के जो कनेक्शन है उसको क्या है, कट कर देगा। ठीक है, और कुछ समय के बाद जब हमको लगा कि हाँ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे उसको हम सॉल्व कर दिए, तो प्रॉब्लम जैसे रिमूव होगा हम उसको रीसेट कर सकते हैं। हम वो नीचे गिर गया था, हम उसको स्विच ऑन कर दिए। अगर आप वहाँ पे वो प्रॉब्लम जो था उसको हम सॉल्व नहीं किया और उसको हम ऑन करने की कोशिश करेंगे, वो ऑन होने ही नहीं देगा, वो फिर से गिर जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है, हम अपने घर के अप्लाइंसेस को बचा सकते हैं। ये बहुत रिलायबल है, पहले के फ्यूज़ेस के मामले में ये रिलायबल है। और जो यहाँ पे क्या है, ये जो है बार बार जो वायर को जब कोई फॉल्ट होता था तो पहले तो क्या फ्यूज़ जल जाते थे, फ्यूज़ मिल्ट हो गया तो उसको नया फ्यूज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे वैसा नहीं है, वो क्या है, आपको सर्किट ट्रिप कर देगा, उसको आप फिर से ऑन कर दीजिए अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम था उसको रेक्टिफाई करके। तो इस तरीके से ये आज के मुकाबले, पहले के मुकाबले जो फ्यूजेस थे उनसे ये बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ है, बेहतर काम करता है, बहुत ही रिलायबल है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। फ्यूजेस के केस में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि फ्यूज़ और MCB में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो फ्यूज़ क्या है, मेल्ट हो जाते थे ओवरलोड के केस में, जबकि ये क्या है, केवल ट्रिप करता है ऑटोमेटिकली। ये क्या है, रिप्लेसमेंट चाहिए होता है इनको, जैसे वो मेल्ट हो गया तो फिर क्या नया रिप्लेस करना पड़ता था, यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं करता, ये बार बार यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, वो ऑफ हो गया तो उसको ऑन कर देना बस। ये एक्सपेंसिव होते थे कम, बहुत ही सस्ता में हमको फ्यूज़ मिल जाता था, 1 रुपये 2 रुपये में फ्यूज़ मिल जाते थे। लेकिन ये उस मुकाबले एक्सपेंसिव है, महंगे, सर्किट ब्रेकर महंगे होते हैं।
ये स्लो काम करता है, जबकि ये बहुत तेज़ काम करता है, फट से ट्रिप हो जाता है, फट से स्विच ऑफ हो जाता है वहाँ पे पूरे ये जो है पहले के मुकाबले ये बहुत ही कन्वीनियंट नहीं थे, बार बार चेंज करने में बहुत ही मुश्किल होता था। अभी जो है वो क्या है, केवल उसको रीसेट करना होता है, तो इस मुकाबले वो क्या है, बहुत ही कन्वीनियंट है। और अब ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादातर घरों में जो है वो हम MCBs का यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट, अब जब बात करते हैं तो फ्यूज़ेस के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। पावर क्या है, तो पावर के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यहाँ पे एनर्जी कौन सा होगा, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन ए सर्किट। ठीक है, तो करेंट किस रेट से, सॉरी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम कर रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट, वो उसका पावर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोले तो रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल पावर, कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉल्ड, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, सो यही चीज़ है यहाँ पे। सो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू W/T, P इक्वल्स टू W/T वर्क डन बाई टाइम, या फिर बोल सकते हैं P इक्वल्स टू E/T, या फिर आप बोल सकते हैं P इक्वल्स टू H/T। कोई भी ये यूज़ कर लेगा, एनर्जी का कोई भी फॉर्म को लिख ले, तो किसी भी एनर्जी के फॉर्म को किस रेट से वो कंज्यूम कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पावर। तो पावर का ऐसा यूनिट जो है वो है वाट, WA/T वाट। ठीक है, और एक वाट का मतलब क्या है, तो अभी बात की कि P इक्वल्स टू क्या होता है, W/T या फिर E/T। अब यहाँ पे अगर यूनिट्स के बारे में बात करें तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, तो E क्या है, E एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड जो है क्या, वो पावर का यूनिट हुआ। लेकिन उसका जो ऐसा यूनिट है, इसी को जो है वो वाट का नाम दिया गया, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में जेम्स वाट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया, तो उनके नाम पे ही वाट जो है वो एक यूनिट बना, और ये यूनिट बना किसका, इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वो है वाट। अब क्या है, यहाँ पे अगर पावर के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू VI। ठीक है, P इक्वल्स टू VI, और V को हम क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं IR ओम्स लॉ के हिसाब से, और ये I है तो क्या हो गया I²R। तो ये दूसरा एक फार्मूला हो गया। और क्या है, अगर P को हम, ये जो I है, I को क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू V/R, I को V/R लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए क्या, इस I² को क्या लिख सकते हैं, V²/R², और ये R यहाँ पे है तो ये R कैंसिल हो जाएगा। सो एक नया फार्मूला बन गया P का, वो था क्या, V²/R। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पावर के लिए 3 फार्मूले हो सकते हैं, P इक्वल्स टू VI, दूसरा है I²R, और तीसरा है V²/R। ठीक है, यहाँ पे V जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर, दूसरा क्या है, I करंट है, और जो R तो रेजिस्टेंस है, और V जो है वोल्टेज है, और I जो है वो आपका करंट है। इसके बाद पावर के बाद जो है वहाँ पे पावर में एक और चीज़ है, जो बड़ा यूनिट है पावर का, पावर को मेज़र करने के लिए जो है बड़ा यूनिट है वो है किलोवाट। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे घर में जो मोटर है वो 1 किलोवाट का है या 2 किलोवाट का है, तो किलोवाट इज़ द लार्जर यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, छोटे यूनिट में हम वाट बात करते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक LED जल रहा है तो 9 वाट का है या 16 वाट का है, तो वो 16 वाट है, वो उसका पावर कंजम्पशन छोटा है। लेकिन बड़े इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कि हमारे घर इंडक्शन है, या फिर हीटर है, या फिर गीज़र है, या फिर जो मोटर है, उनका जो पावर कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। और 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट इक्वल्स टू 1 किलोवाट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट के कारण जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिकल करंट के कारण जो वर्क डन होगा इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पे पढ़े पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू हम पढ़े थे एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। सो ई इक्वल्स टू होगा पी इंटू टी। ठीक है, पी के बारे में हम बात कर चुके हैं और टी जो है वो टाइम है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जूल है। वाट जूल जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट है किसका, पावर का, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, हीट एनर्जी का, वर्क का। तो सबके लिए हम लोग क्या है, वो जो वर्क से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क है, एनर्जी है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। अब ये जूल जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, जूल रिस्पेक्टिवली बहुत ही छोटा यूनिट है। तो हम बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में जो एनर्जी की बात होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक महीने में जो बिल आती है, वो बिल जो आता है वो आता है कॉमर्शियल यूनिट में। कॉमर्शियल यूनिट में तो हम बोलते हैं कि जो है इस महीने जो है वो 500 यूनिट बिजली उठा है, बिजली बिल 500 यूनिट का बिजली बिल आया है। तो 500 यूनिट का मतलब यहाँ क्या है, 500 यूनिट कितना होगा, तो ये एक यूनिट जो है वो कॉमर्शियल यूनिट होता है और वो होता है कितना, 1 किलोवाट आवर के बराबर। 1 किलोवाट आवर के बराबर है। 1 किलोवाट आवर कितना होगा, तो अगर हम थोड़ा सा और ये देखिए 1 किलोवाट आवर आया कहाँ से, तो देखिए एनर्जी का जो ऐसा यूनिट के बारे में, यहाँ पे जो कॉमर्शियल यूनिट के बारे में मतलब पावर क्या है, पावर का जो बड़ा यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोवाट, और टाइम का बड़ा यूनिट क्या होगा, आर। तो यहाँ पे उसी से बना वो किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट आर किसके बराबर होगा, तो 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इनटू टाइम के लिए क्या है, 1 घंटे में कितने सेकंड, चूँकि क्या है ये जो है वो पावर का ई के बारे में अगर बात करें तो ई का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पावर का होता है वाट और टाइम का होता है सेकंड। तो वाट सेकंड इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ एनर्जी, वाट सेकंड इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे उसी को हम वाट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किलो वाट को हम लिख दिए वाट में, और टाइम जो घंटे में, 1 घंटे 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। और अब इसको जब हम ये करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁻6, 1 2 3 और 3 इधर से 6, तो 6 होगा पावर में और ये वाट सेकंड होगा। और इसको हम बोलेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सो 1 जो 1 किलोवाट आवर में जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है वो एनर्जी होता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी होता है, और इसी को हम बोलते हैं एक यूनिट, एक कॉमर्शियल यूनिट यही है। तो हमारे घरों में जो बिल आता है वो बिल इसी के बेस पे आता है। मतलब हम 500 यूनिट अगर आपका बिजली बिल उठता है तो 500 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 500 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 दैट इज 1800 इंटू 10⁻6 जूल। सो इतना जो है वो एनर्जी कंज्यूम होगा एक मंथ में, तो हम बोलेंगे कि वो 500 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुआ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे तैयार होता है, तो यहाँ पर होता है नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, कितना यूनिट कंज्यूम किए, मतलब 500 यूनिट कंज्यूम किए, और उसका रेट क्या है, रेट क्या है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आती है वो 5 मतलब अगर 8 रुपये के हिसाब से आती है, तो 500 जो है वो 500 यूनिट उठा तो 8 रुपये के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा जो बिल होगा वो होगा 4000 रुपये। इसके साथ और भी बहुत सारे कुछ ऐड होते हैं, कुछ जो उसमें मीटर का जो रेंट होता है और ये बहुत सारी चीज़ें होती है। केवल बिजली बिल में केवल उसका जो यूनिट कंजम्पशन ही काउंट नहीं होता, बल्कि कुछ फिक्स रेट्स भी फिक्स जो है होते हैं, तो उन सब को जोड़ करके जो हमारा बिजली बिल बनता है। लेकिन जो बिजली का कंजम्पशन वाली बात करेंगे तो यही होगा कि कितना बिल उठा है और उसका रेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट जो है हम इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल चीज़ें थोड़ी कम है, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, क्या कौन कौन से गिवन आइटम है, गिवन डेटा क्या है हमारे पास, और
क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है। दूसरा है ड्रॉ करना लेबल डायग्राम, जो लेबल सर्किट, जो सर्किट डायग्राम करना, बनाना। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो भी हम बनाएंगे, जब वहाँ पे सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो सर्किट डायग्राम वहाँ बनाएंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला का चूज़ करेंगे कि क्या मालूम है और क्या निकालना है, उसके लिए कौन सा फार्मूला सेट होता है, तो सूटेबल फार्मूला ढूंढेंगे और फिर वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे, जो फार्मूला डाले उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसका यूनिट को भी मिलाएंगे लास्ट में कि क्या हम जो ढूंढ रहे थे वो वही चीज़ आया कि नहीं, सो यूनिट के साथ उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करें कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो पार्ट है वहाँ पे हमको यूज़ फ़ायदे में आने वाला है। तो एक बात तो है क्या, 1 किलोवाट आवर, जिसको हम अभी क्या बोले, 1 किलोवाट आवर जिसको बोले यहाँ पे इतना 3.6 × 10⁶ जूल जो है वो क्या है, 1 यूनिट के बराबर है। 1 किलोवाट कितना होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, 0.001 एम्पियर। 1 मेगावाट कितना, मेगावाट कितना होता, सॉरी मेगा एम्पियर कितना होता है, तो 10⁶ ओम। ये जो है वो क्या है, 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ 1 किलो ओम का मतलब क्या है, 1000 ओम। सो इस तरीके से बहुत सारे जो चीज़ें, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है क्या, ऑलवेज कन्वर्ट टू एसआई यूनिट बिफोर सॉल्विंग। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो सबसे पहला जो काम है गिवन डेटा लिखने के बाद कि आप एसआई यूनिट में उनको कन्वर्ट कीजिए, तभी कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। की फॉर्मूले क्या है, क्या क्या फॉर्मूला हम ये पढ़े हम लोग, तो V = I R। अब इसी से बहुत सारी चीज़ बनेगा, I = V/R और R = V/I, इस तरीके से बनेगा। दूसरा यहाँ पावर का है, पावर = V × I और I² R और V/R। तो ये भी फार्मूला पढ़े हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है, P × T या फिर VIT या I² RT। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने बात किया, R = R1 + R2 + R3 ... ये R पैरेलल में है तब क्या होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड ... तो ये चीज़ें, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे है। अब समझते हैं कि क्या गलतियाँ हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। तो क्या है कि जो रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो कभी कभी हम डायरेक्टली उनको ऐड कर देते हैं सीरीज़ के जैसा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि उसमें जो है यूनिट क्या दिया हुआ है, कभी कभी जो है छोटे यूनिट देते हैं, बड़े यूनिट दे दिए जाते हैं, तो हमको पहले उसको एसआई यूनिट में ले करके आना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो पहले भी रिपीट कर चुके हैं हम लोग कि करंट जो है वो सीरीज़ में क्या होता है, सेम होता है, जबकि वोल्टेज डिवाइड होता है। और वोल्टेज सेम होता है किसमें, पैरेलल में, करंट डिवाइड होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स थे। अब है एक बार फिर से क्या फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से वापस रिपीट कर देते हैं क्या क्या क्या। सो ओम्स लॉ क्या है, V = I R। रेजिस्टेंस के बारे में जो हम लोग पढ़े, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला था, R = ρL/A, ठीक है। रजिस्टर जब यहाँ सीरीज़ में होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा। पार्ट 2 में हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड और हीट कितना प्रोड्यूस होगा, इनके बारे में बात किया। तो ये फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा ही है। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो, अब अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है। तो कभी भी हमको किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को भीगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए इंसुलेटेड टूल्स, जो प्लास्टिक से या फाइबर का जो टूल्स है उसको, उसका जो कवर है उसको ही पकड़ के इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप ये हो तो रबर सोल वाले जो जूते या चप्पल हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जब भी हम कुछ भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लगा कि हमको यहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंस को स्विच ऑफ करना है, उसके बाद ही किसी सर्किट को रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ग्राउंडिंग या अर्थिंग। बिना अर्थिंग के, जैसे हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो खासकर हेवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हाई पावर कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें से 3 देखिएगा आप कि जो हमारे जो सॉकेट होते हैं इसमें 3 पिन बने होते हैं। और ख़ासकर जो बड़े जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाई पावर कंज्यूमिंग होते हैं, उसके पास जो सॉकेट्स भी होते हैं उसमें 3 पिन वाले होते हैं। तो ये 3 पिन में जो पहला पिन है इसको हम बोलते हैं लाइन, दूसरा जो है वो न्यूट्रल है,
तीसरा जो होता है वो होता है आपके पास, ये होता है अर्थ, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइन तो समझ रहे हैं कि ये लाइव वायर है एंड न्यूट्रल है, लेकिन ये तीसरा जो है यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये आर, वाई या बी, ये तीनों कोई कलर में से होगा। रेड, येलो और ब्लू कोई कलर होगा। न्यूट्रल के का साथ क्या है, ये ब्लैक कलर होगा, और ये जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो हेवी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है। क्या यहाँ पे समझिए, देखिए कि कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ एन अप्लायंस टू द अर्थ वायर prevent electric shock. It provide an low resistance path for leakage current, protecting user from electrocution. क्या है कि जो हेवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें एक वायर जो है वो निकाला जाता है उसके बॉडी से कनेक्ट करके निकाला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वायर बोलते हैं। और इसको जो है वो इसको जो है वो लगाया जाता है ग्राउंड के लिए। वहाँ पे जो 3 सॉकेट है उसमें तीसरा में जो अर्थ में लगाता है। इन केस कभी कोई वायर कट गया और वो बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया, तो चूँकि हम बोले कि वो हाई पावर कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर वो गलती से हम उसको छू लिए तो बहुत ही भयानक सा शॉक मिलेगा हमें। तो इस शॉक से बचने के लिए ये इंसिडेंट हो सकता है, वो किसी वायर का कट जाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई किसी के साथ टच हो जाना ये बड़ा बात नहीं है। तो उससे बचने के लिए क्या है कि एक अलग से वायर जो है उसमें होता है, जो क्या करता है वो उसको प्रोवाइड करता है लो रेजिस्टेंस पाथ उसका लो रेजिस्टेंस पाथ होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें इतना कम रेजिस्टेंस होता है कि उस करंट उसी से फ्लो करना चाहता है, आपके बॉडी से पास करना नहीं चाहेगा। हमारा बॉडी जो है उसमें जो है वो हमारा बॉडी जो है वो बैड कंडक्टर है, इसमें जो है वो कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। अगर इससे बढ़िया कोई ऑप्शन मिलेगा तो करंट उससे फ्लो करना चाहेगा। तो ये जो थर्ड वायर है जिसको हम ग्राउंड वायर बोल रहे हैं, वो ग्राउंड वायर क्या करता है कि बॉडी में अगर किसी तरीके से करंट का फ्लो हो गया तो हमसे पास होने के बदले उस वायर से पास हो जाता है। अगर वो नहीं ला रहा तो हमको ज़ोरदार शॉक लग सकता है। इसलिए ग्राउंडिंग बहुत ही ज़रूरी है, वो ग्रीन वायर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है, पूरा का पूरा एक फॉर्मूला का सेट है। और इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। और इसी के साथ हमारा जो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग एक और लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, आप अपनी जो रिएक्ट्स है वो ज़रूर दीजिए। क्रिटिसिज्म जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है वो सुधारी जा सकती है। ये हमारे बढ़ने के लिए और ये हमारे जो हमको खुद को सुधारने में बहुत ही हेल्प करेगा। सो फीडबैक देना नहीं भूलिए। और इन्हीं बातों के साथ ये जो हमारा आज का चैप्टर ख़त्म और आपको गुड बाय।